अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी यहाँ बैठे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, सबको मेरी तरफ से सलाम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉलेज 3.2 को स्टार्ट किया था और 3.2 नॉलेज के एसएलओस एक दफा हम देख लें। किन एसएलओस को हमने पढ़ा था वो भी देख लेते हैं। स्टेट दैट ऑर्बिट शेल्स आर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and a larger shell implies higher energy levels and greater distance from the nucleus। आज हमने ये SLO डिस्कस करना है। आज हमने ये SLO डिस्कस करना है। स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम पार्टिकल विद प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे, ये वाला SLO भी हम कल डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन दैट एन एटम एटॉमिक मॉडल, ये हमने डिस्कस कर लिए थे, इज एन एड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने कुछ एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस करना था। उसमें प्लम पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, ये हमने देख लिए थे। बोहर का मॉडल हमने आज फर्दर डिटेल से देखना है और उस बोहर के मॉडल के अंदर ही इस पॉइंट को मैं इलेबोरेट करूंगा। इसके बाद फिर हम ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटम पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे। नॉलेज हमने डिस्कस कर लिया था, स्किल भी हमने देख ली थी। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है आपके सामने है। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, डिटेल से देखा था। प्लम पुडिंग और रदरफोर्ड के मॉडल में सही क्या था रदरफोर्ड का मॉडल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बता रहा था कि एक्चुअली एटम ऐसा होता है, सेंट्रल हैवी मास कंसिस्ट करता है प्रोटॉन्स के ऊपर। याद रहे रदरफोर्ड के दौर में न्यूट्रॉन का नहीं पता था, अभी वो बाद में जाके पता चला था। रदरफोर्ड का मॉडल 1920s के अंदर था। अच्छा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, यानी रदरफोर्ड जाते जाते क्या बता के गया कि न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, यानी रिवॉल्व करते हैं, ये बता के गया था। फिर वीकनेस हमने देखी थी। वीकनेस क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल में, कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, माना, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो क्या फिजिक्स में पढ़ते हो, जब भी दो चार्ज बॉडीज, मसलन एक पॉजिटिव बॉडी है और नेगेटिव बॉडी उसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, तो अल्टीमेटली नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी, और करीब जैसे जैसे करीब आएगी तो मुसलसल एनर्जी रिलीज करेगी, और मुसलसल एनर्जी रिलीज जब होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी आगे से। रिकॉर्डिंग के दौरान जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यहां स्पेक्ट्रम का वर्ड मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। आप किसी पेंट की दुकान पे जाएं तो वो आपको एक कंप्लीट कलर पैटर्न दिखाता है, मेरे पास ये कलर्स है, तो वो कलर्स का क्या है, स्पेक्ट्रम है। कपड़ों की दुकान पे जाएं, वो एक रेंज दिखाएगा आपको कि ये कपड़े मेरे पास अवेलेबल हैं, इस कलर के हैं, तो वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। हो सकता है 10-12 कलर वो जो दिखाए उसमें से 5-6 कलर उसके पास ना हो, लेकिन वो जो एक बुकलेट बनी होगी जिसके अंदर सारी वैरायटी का डिस्प्ले होगा, हम उसको क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर कपड़े तो नहीं यहां पर डिस्कस हो सकते, डेफिनेटली एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम होगा। अगर उस स्पेक्ट्रम में कहीं गैप नहीं है, बिल्कुल कलर आपस में मर्ज हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के मुताबिक, रदरफोर्ड के मॉडल को अगर सामने रखा जाए तो एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, कंटिन्यूअस। जबकि एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा था, एटम बना रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम जी, जिसे हम एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वो क्या होता है वो आपको बताता हूं। रदरफोर्ड की वीकनेस मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन को नहीं समझा सका, इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को रदरफोर्ड डिस्कस नहीं कर सका, तो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को फिर किसने डिस्कस किया, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आएगा, उस साइंटिस्ट का नाम मैं पहले यहां पे बता देता हूं, वैसे उसकी डिटेल आगे आएगी, बोहर। जो बोहर एटॉमिक मॉडल आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट, वो स्पेसिफिकली किस पे बात करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर पे बात करेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, क्या फर्क था रदरफोर्ड के मॉडल में बोहर का मॉडल स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं। बोहर ने क्या कहा,
Bohr realized that electron must orbit the nucleus similar to how planets orbit the sun, and from this idea the Bohr atomic model was created. बोहर ने सिर्फ एक नई बात की, वो क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट करते हैं इन अ फिक्स एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी लेवल में, ठीक है। फिक्स एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी लेवल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि इसी में रिवॉल्व करता रहेगा। जब तक वो इसमें रिवॉल्व कर रहा है वो स्टेबल है, एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ये जो फर्स्ट शेल है, ये मैं नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर बेटा ये फर्स्ट शेल है जहां मैंने मार्क लगाया रेड कलर का, जिसे हम N1 कहेंगे। N1 शेल नंबर 1, N2 सेकेंड शेल को रिप्रेजेंट करता है, N3 थर्ड शेल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जो N1 होगा उसकी एनर्जी E1 होगी, N2 होगा उसकी एनर्जी E2 होगी, N3 होगा उसकी एनर्जी E3 होगी। कितनी होगी वो आगे हमने फाइंड करनी है, ठीक है। E1 E2 E3। बोहर मॉडल के मुताबिक ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। उसने न्यूक्लियस को बिल्कुल नहीं कुछ छेड़ा, बस उसने इतना कहा कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट करेगा वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। एज लॉन्ग एज जब तक वो इलेक्ट्रॉन इस फिक्स एनर्जी लेवल में रहेगा उसकी एनर्जी E1 रहेगी। हां, जब उसने इस शेल से इस शेल में जाना है, E2 में जाना है, तो E2 में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं ताकि मुझे, अच्छा ये स्क्रीन पे लेके आए जरा मुझे। स्टूडेंट्स जरा इस मार्कर को देखें, ये मेरे हाथ में जो पेन है, आप क्या समझते हैं कि जमीन से अगर ये हाइट पे ज्यादा होगा तो इस पे एनर्जी ज्यादा होगी, या हाइट से नीचे होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी? शाबाश, बताइए, ऊपर एनर्जी ज्यादा है या नीचे एनर्जी ज्यादा है? शाबाश, नीचे या नीचे? मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इस मार्कर को यहां से नीचे फेंकूंगा ज्यादा आवाज आएगी, या नीचे से नीचे फेंकूंगा तो ज्यादा आवाज आएगी? ऊपर से नीचे फेंकूंगा, जितना हाइट होगी उतना नीचे गिरने पे आवाज ज्यादा आएगी। इसका मतलब आवाज ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। सिंपल सी बात है कि जितना मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से जितना ज्यादा हाइट पे जाता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। वेरी सिंपल। अब यहां जमीन तो नहीं है, यहां न्यूक्लियस है। अब आप मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। मैं पूरा नहीं बना रहा, सिर्फ उसका हाफ पार्ट बना रहा हूं। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो समझ लो वो न्यूक्लियस के करीब है। न्यूक्लियस मतलब जैसे ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट्स को नीचे अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट। यहां ग्रेविटी तो नहीं है, कौन है यहां पर? न्यूक्लियस है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां रहेगा तो मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E3 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो मैं ये कहूंगा E3 E2 से ज्यादा है, E2 E1 से क्या है, ज्यादा है। यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन है? E1। सबसे इनमें से सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन है? E3। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन को E1 से E2 में जाना है तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से कहां जाना है? शाबाश, हाई एनर्जी। E2 से E3 में जाना है तो हाई से कहां जाना है? शाबाश, वेरी हाई एनर्जी। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को जब लो से हाई पे जाना है तो ये एनर्जी को क्या करेगा? शाबाश, एब्जॉर्ब करेगा। फिर जब E2 से E3 में जाना है तो फिर एनर्जी को क्या करेगा? शाबाश, क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, रिवॉल्व कर रहा है, स्टेबल है, लेकिन अगर उसको अपने शेल को चेंज करना है, हायर लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना है, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? शाबाश, क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब बेटा जो जूम पे बैठे हैं वो सारे मुझे बताएं,
नीचे से ऊपर जाते वक्त तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी। जैसे मेरे हाथ में चेयर है, अगर मैं चेयर को ऊपर करना चाहता हूं तो क्या मेरी ताकत लगेगी? लगेगी, सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर से वापस नीचे गिरना है, शाबाश, ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएगा, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। वेरी गुड। ये दो बातें आपने याद रखनी है, एब्जॉर्ब कब करेगा और रिलीज कब करेगा। अब रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल में सबसे बड़ा फर्क यही था कि बोहर के पॉइंट में एक पॉइंट ऐड हो गया कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये मैंने आगे लिखे हूं, मैं इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ये इसको फुल स्क्रीन करें जी। तो पहला पॉइंट क्या है? द एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolved in one of the circular orbit of radius r around the nucleus। यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, जैसे आपने डायग्राम में देखा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, और हर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस हम क्या बोलेंगे? r है। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी का मतलब है क्वांटाइज्ड एनर्जी। ये नया वर्ड है, क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी फिक्स एनर्जी है। जब तक इलेक्ट्रॉन उस फिक्स क्वांटाइज्ड एनर्जी, डेट आर क्वांटाइज्ड, आगे लिखा हुआ है डेट आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड। ये बिल्कुल, मैं दोबारा एक मिसाल देता हूं, आपको ज्यादा समझने में आसानी आएगी। देखें स्टूडेंट्स, ये स्टेयर हैं। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं इसको जरा और तरह से बनाता हूं। ये देखिए, ये एक स्टेयर है। अब आप मुझे बताओ कि जो शख्स यहां खड़ा है और जो शख्स यहां खड़ा है, इसी तरह स्टेयर्स को मैं थोड़ा और इस तरह बना देता हूं, और जो शख्स यहां खड़ा है, सबसे पहले मुझे बताएं कि इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। जी बेटा, आप बताएं। ऊपर वाले की ज्यादा है। हाँ, ऊपर वाले को हम E3 कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, E2 कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? E1 बोलेंगे। क्वांटाइज का मतलब है जब तक वो शख्स यहां खड़ा है, वो खड़ा है, स्टेबल है, सीढ़ी पे खड़ा है, कुछ नहीं है उसको। हाँ, उसने यहां से यहां जाना है, जाएगा, स्टेप अप करेगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? ताकत खर्च करनी पड़ेगी। E2 से E3 में जाएगा तो फिर क्या खर्च करेगा? ताकत को खर्च करेगा। अच्छा, क्वांटाइज का मतलब है, हां, जब तक वो E2 पे है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? E2 ही रहेगी, फिक्स रहेगी। यह था बोहर का क्वांटाइज्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने गलती क्या की हुई थी? रदरफोर्ड ने बोला कि इस तरह होता है। अब ऑब्वियसली यहां जो शख्स खड़ा है उसकी एनर्जी E3 है, यहां जो खड़ा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? E2। स्लाइड है ये, और यहां जो खड़ा है उसकी एनर्जी क्या होगी? E1। चीज वही है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें स्लाइड है। अब आप मुझे बताओ, जो भी शख्स E3 में खड़ा होगा, क्या वो E3 में खड़ा हो सकता है? डेफिनेटली वो स्लाइड करके कहां पर आ जाएगा? E2। जब वो E2 पे आएगा तो वहां खड़ा हो सकता है? नहीं, वो कहां पर आ जाएगा? E1। अब मुझे बताओ, एनर्जी कब मुसलसल रिलीज होगी और कब मुसलसल रिलीज नहीं होगी? चलो शाबाश बताओ। सर E3 से रिलीज, E1 से रिलीज होगी। असल में ये जो मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक ये E3 से E1 में इलेक्ट्रॉन ने मुसलसल गिरना है, रुकना कहीं नहीं है। तो इस मॉडल को मैं, ये मॉडल किसने दिया था? शाबाश, आर से क्या मुराद है यहां पर? जल्दी बोलो, पहले भी हिंट दिया, रदरफोर्ड। और ये वाला मॉडल किसने दिया? शाबाश, बोले जल्दी, बोहर और रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ा फर्क यही है, ये जो लफ्ज लिखा है ना, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में खड़ा है, अपने लेवल पे खड़ा है, वो फिक्स है, वो स्टेबल है, वो कुछ भी नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को फिक्स रखेगा। जबकि रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बोला। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, E3 पे खड़ा है तो भाई E2 पे भी आएगा, फिर फौरन आएगा, और E2 से कहां पर आएगा? E1 में आएगा। क्या यह बात आप सबको क्लियर है? तभी मैं आगे जा सकता हूं, क्योंकि यही मेन डिफरेंस है बिटवीन बोहर एंड रदरफोर्ड। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं।
बोहर का जी, फुल स्क्रीन कर। अच्छा, तीसरा पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा अपने खास ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट का वर्ड यूज कर रहे हैं, शेल का वर्ड यूज कर रहे हैं, एनर्जी लेवल का वर्ड यूज कर रहे हैं, सारे ये वर्ड एक तरह के ही हैं। मतलब अगर कहीं ऑर्बिट आ गया, कहीं शेल आ गया, कहीं एनर्जी लेवल आ गया, ये तीनों लफ्जों का मतलब एक ही है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर खास शेल या खास एनर्जी लेवल या खास ऑर्बिट में रहेगा, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, एनर्जी खारिज होगी या जज़ब होगी ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जब एक ऑर्बिट से कहां जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। गुड। अब ये नीचे फोर्थ पॉइंट आ गया बोहर मॉडल का। व्हेन, अभी इसकी मैं सिमुलेशन भी दिखाता हूं, पहले पॉइंट समझ लें आप। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, मैंने बताया अभी कि जब भी न्यूक्लियस के करीब पहला शेल है, दूसरा शेल है, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, व्हेन इट्स जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू दोबारा पढ़ते हैं, टू हायर ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अभी मैंने बताया आपको। व्हेन इट्स जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो रेडिएट्स एनर्जी, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। दिस चेंज एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है, डेल्टा ई। व्हाट इज डेल्टा ई? शाबाश, डेल्टा का साइन कहां लगाते हैं, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, बताइए। लाइफ इज ऑल अबाउट डेल्टा, ये आपने बड़ा मशहूर फिक्रा सुना हुआ है, लाइफ इज ऑल अबाउट डेल्टा। क्या मतलब है इसका? आपकी जिंदगी क्या है, अभी आप क्या है, 5 साल बाद आप क्या होंगे। अगर आप में पॉजिटिव चेंज आया है तो आपकी चेंज क्या कहलाएगी, डेल्टा। मसलन अभी आप लोग सीख रहे हैं, केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, 10वीं 12वीं 11वीं के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपका यह लेवल नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो तब आप में जो चेंज आया है तो वो आपकी लाइफ का क्या है, डेल्टा। तो एनर्जी में चेंज, अच्छा वो कैसे आएगा, E2 माइनस E1। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरी जेब में 500 रुपया है, अभी फर्ज कर लें कल मेरी जेब में 100 रुपया था, तो कल और आज को देखा जाए तो मेरी जेब में चेंज कितना आया, शाबाश बोलो कितना आया, 400 रुपया। तो 400 रुपया क्या है, चेंज। कैसे निकलेगा, आज कितना है, कल कितना था। इसी तरह आपका डेल्टा कैसे निकलेगा लाइफ का, यूनिवर्सिटी में जाकर क्या हो, पहले क्या थे, माइनस कर दोगे। E2 बोलो शाबाश बेटा, यहां पे E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 जहां इलेक्ट्रॉन अब है, E1 जहां से आया है, उन दोनों में एनर्जी का चेंज निकाल लो, माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ई। क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ई। E2 से मुराद यहां सेकंड शेल नहीं है, E1 से मुराद यहां फर्स्ट शेल नहीं है, 2 से मुराद जहां है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक पेज ऐड कीजिएगा यहां पर, ये देखें। अगर मैं आपको बोलूं ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो हम बोलते तो E1 है उसको, यहां है तो क्या बोलेंगे E2, यहां है तो क्या बोलेंगे E3। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला गया है तो मैं क्या निकालूंगा, शाबाश डेल्टा ई। डेल्टा ई शाबाश किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, E3 माइनस E2। E3 जहां पर अब है, E2 जहां से आया, लेकिन आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो और इसको 1। 2 यहां पे शो करता है फाइनल स्टेट को, फाइनल लेवल को, और फर्स्ट यहां शो करता है जहां से वो इनिशियल स्टार्ट हुआ था। ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं, ये पॉइंट समझ गए आप। यहां 2 और 1 का मतलब 2 1 नहीं होता, 2 का मतलब फाइनल और 1 का मतलब
जहां से वो स्टार्ट लिया उसने। ठीक हो गया। इन दोनों में जो चेंज आएगा उससे आप यानी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ई मिल जाएगा। ओके, ये भी आप फार्मूले को यूज करोगे, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया आगे जाके यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर एच क्या है, एच एक प्लांक्स कांस्टेंट है। अगेन आप इस बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिस तरह जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां पर प्लांक्स कांस्टेंट एच यहां पर रिप्रेजेंट करता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे, वहां जाके इसकी डिटेल आपको पता चलेगी। इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है। एंड यहां पर v किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि डेल्टा ई बराबर होता है एच वी के। तो ये फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल आपने यानी कि एग्जांपल में कोई यूज नहीं करना आपने, बस एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच वी के बराबर होता है। वी यहां पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। लास्ट पॉइंट है बोहर मॉडल का, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr गिवन एज। क्या मतलब है इस पॉइंट का, मैं जरा आपको समझाता हूं। बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इधर रह सकता है, क्योंकि इस शेल के लिए n की वैल्यू, n मैंने बोला था ना शेल के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो बोलते इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बड़ी टर्म है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। लेकिन सिर्फ आप अभी इतना याद रखो, पहले शेल को n1 बोलते हैं, सेकंड शेल को बेटा n2 बोलते हैं, थर्ड शेल को n3 बोलेंगे। अब mvr बेसिकली मोमेंटम निकालना हो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, m और v को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या निकलता है मोमेंटम। शायद आपने पढ़ा नहीं है लेकिन फिजिक्स में पढ़ोगे। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो साथ में v को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेडियस के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो mvr आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन mvr की जगह आप खाली अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो, शाबाश, एंगुलर मोमेंटम। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो आपको n पता होना चाहिए। यस, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, n3 हो सकता है, n4 हो सकता है। शाबाश, और क्या चाहिए, जल्दी बोलो, h। व्हाट इज h, बोले बोले शाबाश, h क्या है। अभी लास्ट लेक्चर में, अभी लास्ट पॉइंट में मैंने बताया h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये दी हुई है वैल्यू। तो h भी पता है आपको, यस h पता है, 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू तो आप सबको पता है, ठीक है, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं। अब इसका मतलब फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का अगर आपने मोमेंटम निकालना है तो आपको n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। अगर सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, h2 पाई वैसे का वैसे रहेगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अगर थर्ड शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, h2 पाई वैसे ही रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो यही बात कर रहा है कि n1 2 3 इनसे जो आंसर आएंगे वही इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड काउंटेबल होगी। इलेक्ट्रॉन n कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान में कभी नहीं घूमेगा, यहां वो पहले शेल में होगा, या वो दूसरे में होगा, या वो तीसरे में होगा। इन बिटवीन उसकी मूवमेंट आप कभी नहीं देखोगे, हमेशा उसकी मूवमेंट कहां देखोगे, जहां n1 होगा, n2 होगा और n3 होगा। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है, करें, फिर मैं सिमुलेशन से आगे फर्दर आपको समझाता हूं। चलें जी, सिमुलेशन प्ले करें। अब आपने सिमुलेशन को ध्यान से देखना और मेरे सवालों का जवाब देना है। जो जो मैंने डिस्कस किया वो सारे का सारा आप सिमुलेशन में ऑब्जर्व करोगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ना एक आपको एटम, जो मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाया उसके मुताबिक एक सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल है। ये एरो नजर आ रहा है आपको, ये पहला शेल है जिसको हम n1 कहेंगे, ये सेकंड शेल है, इसको क्या बोलेंगे, n2, ये थर्ड शेल है, इसको क्या बोलेंगे, n3, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह के शेल्स बने हुए हैं। अब हम एक काम करते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। अगर मैं पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल में ले जाना चाहता हूं, शाबाश, पहले शेल से दूसरे शेल में ले जाना चाहता हूं, तो बताइए एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, यस। दूसरे शेल से तीसरे शेल में ले जाना चाहता हूं तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। कितनी होगी? नीचे लिखा हुआ है 5, 6, बल्कि इसको छोड़े आप ये वाली वैल्यू देखें, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का एक यूनिट होता है। अच्छा, फिर मुझे बताएं, अब मैं तीसरे शेल से चौथे शेल में जाता हूं तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी? बल्कि आप देखें, ये आपको शेड नजर आ रहा है, शेड का मतलब यहां था और यहां गया, तो कितनी है? 0.6। अच्छा, मैं बड़ा आसान सा सवाल पूछूंगा, उम्मीद है आपका जवाब आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में गया, कितनी एनर्जी है? ये डाटा आप नोट करते जाएं, अपनी अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन करने लगा हूं आपसे। इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में गया तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन जब दूसरे शेल से तीसरे शेल में गया तो कितनी है? 1.8। तो मुझे बताइए, शाबाश, जितने बच्चे जूम पे बैठे हैं, जो यहां बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन का पहले शेल से दूसरे शेल में जाना मुश्किल है या दूसरे से तीसरे में जाना मुश्किल है? दूसरे से तीसरे में। कैसे पता चला आपको? वैल्यू से पता चला। अच्छा, ये किसने बोला दूसरे से तीसरे में? ये गलत बोला है। दोबारा देखें, वैल्यू दोबारा देखें, वैल्यू दोबारा देखें, ये आपने गलत बोला है। ये रहा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूं मैं दूसरे शेल में, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी है। अब इलेक्ट्रॉन को मैं भेज रहा हूं दूसरे शेल से तीसरे शेल में, तो अब सिर्फ 1.8। अब दोबारा सवाल का जवाब दें, कौन सा ट्रांजिशन मुश्किल था, कौन सा स्टेप मुश्किल था? इलेक्ट्रॉन का पहले शेल से दूसरे शेल में जाना या दूसरे शेल से तीसरे शेल में जाना? चलें, शाबाश, बताएं। पहले शेल से और फर्स्ट शेल से सेकंड में जाना है। जी जी, बिल्कुल, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना। क्यों? वजह क्या लगती है? क्यों मुश्किल है ये स्टेप? शाबाश शाबाश, बताएं, सोचें, क्यों है ये मुश्किल स्टेप? एक काम करते हैं, आगे भी देखते हैं। एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि ये थर्ड शेल से फोर्थ शेल में भेजते हैं, तो कितनी एनर्जी लगी? 0. इधर देखें बेटा, कितनी एनर्जी लगी? 0.6, पहले से भी कम। अब आगे भेजते हैं, अब कितनी लगी? 0.3। इसका मतलब पहला स्टेप क्रॉस करना मुश्किल, अगला आसान, अगला उससे आसान, अगला उससे आसान। क्या वजह हो सकती है? शाबाश, बताओ, जल्दी से सोचो, दिमाग में सोचो। सर, पहले स्टेप में एनर्जी ज्यादा लगती है। वो क्यों लग रही है ज्यादा? यही तो पूछ रहा हूं, वजह क्या है? सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। वेरी गुड, ये जो भी बच्ची है वो शाबाश, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि चोर चोरी करके भाग रहा है, सीढ़ियां उसने चढ़नी है, मालिक ने, जो घर का मालिक है, उसने उसकी टांग पकड़ ली है, टांग पकड़ ली है और वो भाग रहा है वो। अब मुझे बताएं, चोर के लिए सीढ़ी का कौन सा स्टेप चढ़ना मुश्किल है? पहला। अगर पहला स्टेप उसने अपने आप को छुड़वा लिया तो दूसरा स्टेप उसके लिए क्या हो जाएगा? आसान। तीसरा और आसान, चौथा और आसान, क्योंकि चोर भागता जाएगा, मालिक पीछे रह जाएगा घर का। असल में होता क्या था, बिल्कुल बच्ची ने सही ऑब्जर्व किया, यहां न्यूक्लियस करीब है। न्यूक्लियस करीब होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन में है। अब अगर मुझे इसको दूर करना है तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब यहां से आगे ले जाना आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या हो गया? दूर हो गया। आगे ले जाना और आसान है, आगे ले जाना और आसान है, क्योंकि कौन दूर होता जा रहा है? न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है। तो क्या यह सबक सीख लिया आपने? हाँ जी बच्चों, जूम पे जो बैठे हैं बताएं, क्या यह सबक सीख लिया आपने? ये क्लियर है पॉइंट? तो मैं आगे जाऊंगा, मैसेज में लिख के दें मुझे, कुछ बच्चे लिखें यस क्लियर, तो फिर आगे जाएंगे। ओके, अब यहां से जब यहां इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो डेफिनेटली, अच्छा अब उल्टा मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा तो देखो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, नजर आ रही है आपको? क्या इस एनर्जी की वेवलेंथ बड़ी है या छोटी है? छोटी वेवलेंथ है।
और कल मैंने बोला था जिस वेव की वेवलेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। चले मैं एक तजर्बा करता हूं। अगर मैं अभी ऊंचा बोलता हूं तो मेरी जो साउंड है आपके कानों में ज्यादा हिट होगी, तो समझ लें इसकी छोटी वेवलेंथ है। अगर मैं लाइट बोलता हूं, आहिस्ता बोलता हूं, कम ताकत लगाता हूं, तो अब जो मेरी साउंड आ रही है वो बड़ी बड़ी वेव में आएगी। तो सिंपल सा फिनोमेना है कि जब वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, जब वेवलेंथ बड़ी होगी तो एनर्जी कम होगी। अब आप खुद देखें कि जब इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करता है, जाहिर सी बात है जब गया था तो एनर्जी लेके गया था, जब वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है देखो कितनी छोटी वेवलेंथ में रिलीज हो रही है। अब ये वेवलेंथ ऊपर जाके रिकॉर्ड होगी, ये देखें ये ऊपर जाके रिकॉर्ड होगी, क्या होगी बेटा, ऊपर रिकॉर्ड होगी, ये देखें ये रिकॉर्ड होगी ऊपर जाके, इस जगह पे करके ये कहीं रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। 121.5 नैनोमीटर, बल्कि इसका लिखा हुआ है 121.5 नैनोमीटर। शाबाश बताएं, ये 100 नैनोमीटर वाली वेव्स हैं सारी यहां पर, ठीक है। ये फुल स्क्रीन करें जरा इसको, ये देखिए ये 100 नैनोमीटर है, ये नजर आ रहा है इन बच्चों को एरो, ये देखिए ये 100 नैनोमीटर वाली हैं, ये 500 वाली हैं सारी, 500 400 टू ऑलमोस्ट, यानी यहां से वैल्यू शुरू होती है तकरीबन 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर रेड खत्म हो जाता है। रेड के बाद जो एनर्जी है वो फिर आगे सारी, बताने का मतलब है ऐसी वेवलेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी वेवलेंथ जिसकी वेव की लेंथ, यानी ऐसी रेडिएशन जिनमें वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से, यहां 400 है, 800 नैनोमीटर के दरमियान में होंगी, वो रंगीन होंगी वेव्स। वो वेव्स क्या होंगी बेटा, रंगीन। ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ इनसे कम होंगी या ज्यादा होंगी वो रंगीन नहीं होंगी। जैसे अभी जो रेडिएशन निकल रही है 121.5 नैनोमीटर, यानी इसकी वेवलेंथ 500 से कम है। अब 500 से कम होने का मतलब है ये रंगीन नहीं होगी, ये रंगीन नहीं होगी। अच्छा आगे देखते हैं, इधर देखें जरा। अब इलेक्ट्रॉन दूसरे से तीसरे में गया, जब तीसरे से दूसरे में आएगा, अच्छा ये इसको जरा दोबारा से प्ले कीजिएगा। सेव कर दें जरा, कभी कभार ये काम नहीं करता, हमें इसको रिप्ले करना पड़ता है। ओके, अब जरा देखें, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से दूसरे शेल में गिरेगा, जाते वक्त तो एनर्जी लेके गया, वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। देखो वेव्स बड़ी हो गई हैं, अब वेव्स बड़ी हो गई हैं। बड़ी वेव्स होने का मतलब क्या, अब एनर्जी कम है, अब एनर्जी कम है। कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये वेव्स की लेंथ कितनी है, 6 देखो कलर की शक्ल में निकल रही है, ये कौन सा कलर है, ये रेडिश ब्राउनिश इस तरह का मिक्स कलर है, ये रंगीन लाइट निकल रही है। क्यों क्यों रंगीन है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो किसके दरमियान में है, शाबाश, 400 से ज्यादा है और 800 से कम है। 400 से ज्यादा और 800 से कम, जितनी भी वेवलेंथ्स इस रेंज में निकलेंगी रंगीन होंगी। आगे देखते हैं, ये देखिए अब इलेक्ट्रॉन अगर पहला दूसरा तीसरा चौथे शेल से तीसरे शेल में गिरेगा, फिर इसको जरा रिफ्रेश कीजिएगा जरा, जी रिफ्रेश करें जरा इसको यहां से, ठीक है। इसको बड़ी स्क्रीन कर दें इसकी, नीचे से यहां से, जी। अब देखते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे शेल से तीसरे शेल में गिरेगा, चौथे शेल से तीसरे शेल में गिरेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, शाबाश 1875। क्या 1875 रंगीन कैटेगरी में आता है, नहीं, कहां आता है, आगे आता है। ये एरो नजर आ रहा है आपको, ये देखें ये एरो नजर आ रहा है, ठीक है। ये एरो बता रहा है कि कब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कब कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब एक सवाल का जवाब दें, ये मैंने डिटेल आपको बता दी है, देखें जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, इसको जरा सॉरी बैक कीजिएगा, बैक करके इसको रिफ्रेश कीजिएगा।
ये इसको रिफ्रेश करें, हाँ जी, बड़ा कर दें, बड़ा कर दें। अच्छा जी, ये देखें जरा, ये आप खुद देख लें, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वेवलेंथ क्या हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। वेवलेंथ बेटा क्या हो रही हैं, शाबाश, बड़ी हो रही हैं। इसका मतलब आखिरी जो लेवल्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, शुरू वाले लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। उसकी वजह मैंने बता दी, न्यूक्लियस। और अगर आप गौर करें हमारा एसएलओ क्या था, पहला एसएलओ, मैं दोबारा निकालता हूं, एसएलओ क्लियर है, मैं दोबारा निकालता हूं, ये देखिए एसएलओ पढ़े, ये जरा निकल आता भी एसएलओ ना, जी क्या एसएलओ था, स्टेट दैट ऑर्बिट्स आर एनर्जी लेवल्स, हो गया, एनर्जी लेवल्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं ये। आगे, एंड अ लार्जर शेल, जो बड़ा दूर होगा शेल, बताया मैंने जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर जाएगा, हायर एनर्जी एंड ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस। वैसे अभी डिस्टेंस हमने पढ़ना है, अभी सिर्फ हमने यही सीखा, जितना आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाते जाओगे, दूर ले जाते जाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन साथ ये भी सीखा, शुरू वाले स्टेप में एनर्जी क्रॉस करना क्या होता है, मुश्किल होता है, और आखिरी स्टेप्स में एनर्जी क्रॉस करना क्या होता है, आसान होता है। यानी जाना हमने लोअर से, इधर इधर स्क्रीन में लेके जरा, जाना हमने लोअर से हायर है, लेकिन जाते वक्त सबसे मुश्किल कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप, अगला स्टेप आसान, अगला स्टेप और आसान, अगला स्टेप उससे भी आसान। ठीक है बेटा, तो ये पहला एसएलओ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब तमाम बच्चे मुझे बताएंगे, एक छोटे सा सवाल का जवाब, अपना दिमाग लगाएं, कल उस पर रिसर्च करें। सवाल यह है जी, इधर देखें भाई, सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने इस शेल में रखा हुआ है, क्या ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या अभी ये एनर्जी कुछ कर रहा है, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, अपने शेल के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। हां, जब ये यहां से यहां जाएगा, लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, तो अभी आपने देखा एनर्जी लेके जाएगा। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ऊपर आगे यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगी, जब यहां रिकॉर्ड होगी तो मुसलसल रिकॉर्ड नहीं होगी, जब ट्रांजिशन होगी तभी रिकॉर्डिंग होगी ना, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऐसे स्पेक्ट्रम को बेटा क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर ने कौन सा दिया था, कंटिन्यूअस, क्योंकि बोहर के मुताबिक तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे गिरना है, ऐसे, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी गिरता है, इलेक्ट्रॉन तो रास्ते में स्टे करता है, जब तक वो स्टे करेगा अपनी एनर्जी को क्या रखेगा, फिक्स रखेगा। जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं, स्लाइड से नीचे आएंगे तो कंटिन्यूअस, सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो क्वांटाइज स्पेक्ट्रम होगा, यानी सॉरी क्वांटाइज्ड लेवल्स होंगे, और जो स्पेक्ट्रम है वो एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कल इंशाल्लाह ताला फर्दर इस एसएलओ को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मैं क्वेश्चन बैंक आपके साथ डिस्कस करूंगा, वर्कशीट इसकी डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।